नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीओए अकाउंट्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये जीओए अकाउंट सीरीज़ का पार्ट 27 है। अगर आपने इसके पुराने पार्ट नहीं देखे हैं और इसके अलावा अगर आपने डिटेल सिलेबस भी नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं। मैंने जीओए अकाउंट्स के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाके वो सारे क्वेश्चंस सारे वीडियोस को प्ले करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को बेसिकली ओबीएस भी बोला जाता है। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होती हैं? दे कवर जनरली एसेट एंड लाइबिलिटीज दैट डोंट अपीयर ऑन बैलेंस शीट। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में बेसिकली आप कह सकते हो ऑफ बैलेंस शीट्स ओबीएस में बेसिकली वो आइटम्स होती हैं जो आप कह सकते हो वो एसेट एंड लाइबिलिटीज होती हैं जो आपकी बेसिकली बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं करती हैं, बट वो बेसिकली जो बैलेंस शीट होती है उसको पर इफेक्टिव करती हैं, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टेक आउट फाइनेंस इन द बुक्स ऑफ द टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट इज ओपन पोजीशन इन गोल्ड। तो ये सारी क्या है आपकी? ये सारी आपकी ओवीएस का पार्ट है, दैट इज ऑफ बैलेंस शीट आइटम का पार्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। द ओम्ब्यूड्समैन सिग्निफाइज विच अमंग द फॉलोइंग। तो दोस्तों, ओम्ब्यूड्समैन क्या होता है? आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन कभी कभी बहुत सारे अवार्ड प्रेजेंट करता है। तो अवार्ड क्या होते हैं बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन के? अवार्ड बेसिकली क्या होता है? जो उसका डिसीजन होता है बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन का, तो उसको बोला जाता है अवार्ड। तो बहुत सी बार कभी कभी एग्जामिनर ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जो बैंकिंग ओम्ब्यूड्समैन फाइनल डिसीजन देता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसका आंसर राइट आंसर होगा अवार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन वन, एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश टू कंटेंट एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय पब्लिक ऑफिशियल, redress individual grievances. नेक्स्ट इज एक्ट एज एन एक्सटर्नल एजेंसी टू प्रूव इन टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसमें? सही होगा, सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी ओम्ब्यूड्समैन यहाँ पे हर जगह आप कह सकते हो एप्लीकेबल रहता है। मूव करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। इन केस द लेटर्स इनक्रेव्ड ऑन द कॉमन सील हैज डिफेस्ड, ए न्यू सेल कैन बी अडोप्टेड बाय द कंपनी बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो सपोज करो किसी कंपनी की कोई सील है, कॉमन सील है, अगर वो बेसिकली क्या उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं वो इनग्रेव हो गए हैं, या आप कह सकते हो उसमें कुछ लेटर लिखे हुए हैं जो डिफेस हो गए हैं, अब उन्हें नई सील बनानी है कंपनी को, तो उनको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? सो दे फर्स्ट हैव टू पास ए सुटेबल रेजोल्यूशन बिफोर यूजिंग द न्यू सील। तो उनको एक क्या करना पड़ता है? एक उनको बोर्ड मेंबर की मीटिंग बुलानी पड़ती है, वहाँ पे बेसिकली वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं बिफोर यूजिंग द न्यू सील। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी पिकअप किए हैं, क्योंकि मैंने इसमें लो मीडियम हाई सब लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस कभी कोई टिपिकल भी रहते हैं तो आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ और थोड़ा आप अपनी प्रूडेंस से वहाँ पे ऑप्शंस को देख पाएँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टर्म डिपॉजिट इशूड बाई कमर्शियल बैंक। तो इनमें से कौन सा एक तरह का टर्म डिपॉजिट नहीं है जो इशू किया जाता है फाइनेंशियल बैंक द्वारा? तो फिक्स डिपॉजिट इज ए आल्सो ए टर्म डिपॉजिट, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट आप मतलब ही समझ पा रहे होंगे, ये कुछ टाइम के लिए फिक्स है। रिकरिंग डिपॉजिट, इसको बेसिकली आरडी भी बोला जाता है। ये भी आपको पता है कि यहाँ पे भी कुछ आपको रिकरिंग पेमेंट्स करनी पड़ती है कुछ टाइम इंटरवल के बाद। री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, तो ये बेसिकली री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट आप कह सकते हो आरडी और एफडी का ही ब्लेंड रहता है। इसमें क्या है कि जो आपका पैसा कोई मेच्योर हुआ है उसी को आप दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हो। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है करंट अकाउंट में। तो ये बेसिकली जो भी बिजनेसेस या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं दे ओपन द करंट अकाउंट। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फाइंड आउट द ओड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इनमें से आपको ओड मैन आउट फाइंड करना है। फर्स्ट इज नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट, तो इसको बेसिकली एनआरई अकाउंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज एनआरओ अकाउंट। नेक्स्ट इज एफ सी एन आर अकाउंट, दैट इज फॉरेन करेंसी। ठीक है, एफ सी एन आर अकाउंट क्या होता है? फॉरेन करेंसी में जो बेसिकली अकाउंट ओपन होते हैं, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट बोला जाता है इनको। तो और ऑप्शन डी क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट। तो ये बेसिकली ये सारे अकाउंट आप देख सकते हैं कि फॉरेन से रिलेटेड, या आप सकते हो एनआर से रिलेटेड है, नॉन रेजिडेंस से। और सेविंग बैंक अकाउंट का है आपका सिंपल बचत खाता। तो ये इसमें एक ऑड मैन आउट है। एनआरई, एनआरओ, एफ सी एन आर अकाउंट, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो एक प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो उसके ऊपर डेफिनेटली प्रेजेंट कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने 3 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो भी आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे जस्ट मोटिवेशन मिलती है
चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं 247 सेम पेज देखने को मिलेगा, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हर वीडियो अपडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपको अपलोडेड वीडियोज़ के PDF चाहिए तो आप ज्वाइन नाउ बटन जो वीडियो के नीचे है उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं फॉर द अपलोडेड वीडियोज़। क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिमम पीरियड फॉर ओपनिंग FCNR डिपॉजिट अकाउंट इज। तो मिनिमम पीरियड क्या होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए? तो मिनिमम पीरियड दोस्तों पहले था अक्टूबर 99 से पहले था ये 6 मंथ, बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1 ईयर। तो राइट आंसर होगा FCNR डिपॉजिट के लिए मिनिमम पीरियड है 1 ईयर, और ये कब से हुआ है इफेक्टिव? फ्रॉम अक्टूबर 1999। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। सेल ऑफ एन SME यूनिट फॉर द प्रीवियस ईयर वाज ₹200 लाख। तो कोई MSME यूनिट है, कोई फर्म है जिसकी सेल लास्ट ईयर 200 लाख थी, बट क्या है, देर आर प्रोजेक्टेड फॉर ₹300 लाख फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन हुई 300 लाख की नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सेल्स जो टर्नओवर है, अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो ईयर बाई ईयर वो सेल बढ़ती जाएगी। तो एज पर नाइक कमेटी द लेवल ऑफ मिनिमम बैंक वर्किंग कैपिटल लिमिट्स टू बी सैंक्शन वुड बी। तो एज पर नाइक कमेटी आपको बताना है कि कितना मिनिमम बैलेंस, यहाँ पे मिनिमम वर्किंग कैपिटल सैंक्शन किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें क्या होता है, नाइक कमेटी में जो भी प्रोजेक्टेड सेल रहती है उसका 20% रहता है। 300 का 20% कितना हुआ? 60 लाख रुपीज़। तो मिनिमम वर्किंग कैपिटल जो कि सैंक्शन किया जा सकता है दैट इज ₹60 लाख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। इफ़ देयर इज सम अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन मतलब जो इलीगल ट्रांजेक्शन होती हैं, या फिर आप कह सकते हो जो जिनमें कोई लेजिटिमेसी नहीं होती है, अंडरटेकन बाई द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द कंपनी। तो ये कंपनी के लिए क्या होती हैं? तो बेसिकली इट कैन नॉट बी राइटिफाइड आइदर बाई बोर्ड और शेयर होल्डर। तो कोई भी जो इलीगल, जब कह सकते हो जो लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन नहीं है, जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी करते हैं, तो इनको ना है तो बोर्ड और ना ही शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दैट इज FEC। ए फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज ए फर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज या फिर सेल ऑफ ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ ए स्टेटेड फॉरेन करेंसी एट ए प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट बिटवीन द बैंक एंड इट्स। तो ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? बैंक और इसके एक्सपोर्टर या फिर इंपोर्टर दोनों के बीच में हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फॉरेन एक्सचेंज जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वो प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के ऊपर बैंक और एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर दोनों के बीच हो सकता है। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन की ओर। फॉरफिटिंग इनेबल्स द एक्सपोर्टर टू अवॉइड द फॉलोइंग रिस्क। तो फॉरफिटिंग क्या करता है, कौन से रिस्क को अवॉइड करने में हेल्प करता है? फर्स्ट इज इंटरेस्ट रिस्क रेट। तो दोस्तों आपने बहुत से टाइम सुना होगा इंटरेस्ट रेट भी स्वैप होते रहते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट सपोज करो पहले 7% था, बाद में वो 8% हो गया, तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि ये अवॉइड करने में हेल्प करता है इंटरेस्ट रेट के रिस्क को। नेक्स्ट इज करेंसी रिस्क। तो करेंसी रिस्क क्या होते हैं? आपको पता है कि अगर मैं बात करूं कि इंडिया की US के साथ डील चल रही है या फिर इंडिया की UK के साथ, तो आपको पता है कि US के साथ अगर डील चल रही है तो डॉलर में होगी, तो आपको पता है INR और डॉलर में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। वहीं बात करूं UK के साथ तो INR और पाउंड्स में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी अमाउंट में। तो करेंसी रिस्क को भी अवॉइड करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। क्रेडिट रिस्क जो भी क्रेडिट स्कोरिंग है या फिर जो भी क्रेडिट ले रखा है, जो भी एडवांसेस ले रखे हैं, वो वाला रिस्क भी ये अवॉइड करने में हेल्प करता है, एज वेल एज द पॉलिटिकल रिस्क जो कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के थ्रू किए जाते हैं। मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। द समरी असेसमेंट अंडर IT एक्ट मीन्स व्हाट। तो समरी असेसमेंट क्या होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर? तो दोस्तों समरी असेसमेंट शीट तब जनरेट होती है व्हेन द असेसमेंट इज कंप्लीटेड बाय असेसिंग ऑफिसर विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी। जब कोई असेसमेंट ऑफिसर जो भी आपने ITR फाइल करी हो तो उसको वो बेसिकली कंप्लीट बोल देता है, या फिर उसकी तरफ से वो कंप्लीट हो जाती है विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी, तब वो बोला जाता है कि उसने समरी असेसमेंट, या कह सकते हैं आपके पास एक समरी असेसमेंट फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज ए कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क किसके लिए यूज होते हैं? फर्स्ट इज टू शेयर डाटा, टू शेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप डाटा को शेयर कर सकते हो। ये मिस टाइपो एरर है, डेट नहीं है, डाटा है, ठीक है। तो आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू डाटा शेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हो और हार्डवेयर शेयर कर सकते हो। ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके अलावा आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक देनी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपलोडेड वीडियोज़ के PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन नाउ बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर अपलोडेड वीडियोज़ के PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो थैंक यू सो मच।